देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलेंगे जेएनयू, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के बाद क्या कुछ मैं कहा, एक सुनिए। पहलू आपके सामने जरूर रखूंगा। आज सिस्टम में जितने रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनके पीछे भारत को हर प्रकार से बेहतर बनाने का संकल्प है। आज हो रहे रिफॉर्म्स के साथ नियत और निष्ठा पवित्र है। आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उससे पहले एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इस कवच का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, भरोसा। अब जैसे प्रो फार्मर रिफॉर्म्स, उसी की बात कर लें। किसान दशकों तक सिर्फ राजनीतिक चर्चा का ही विषय रहा। जमीन पर उसके हित में कदम सीमित ही थे। बीते 5-6 सालों में हमने किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र विकसित किया। सिंचाई का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मंडियों के आधुनिकीकरण पर निवेश हो, यूरिया की उपलब्धता हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, बेहतर बीज हो, फसल बीमा हो, लागत का 1.5 गुना एमएसपी हो, ऑनलाइन मार्केट की व्यवस्था ई नाम हो और पीएम सम्मान निधि से सीधी मदद हो। बीते सालों में एमएसपी को भी अनेक बार बढ़ाया गया और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई है। किसानों के इर्द गिर्द जब ये सुरक्षा कवच बन गया, जब उनमें विश्वास जागा, तब जाकर के एग्रो रिफॉर्म्स को हमने आगे बढ़ाया। पहले किसानों की अपेक्षाओं पर काम किया गया और अब किसानों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है। अब किसानों को पारंपरिक साधनों से ज्यादा विकल्प बाजार में मिल रहे हैं। जब विकल्प ज्यादा मिलते हैं तो खरीदारों में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जिसका सीधा लाभ किसान को मिलने वाला है। रिफॉर्म्स के कारण अब किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओस के माध्यम से किसानों के सीधे एक्सपोर्टर्स बनने का भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों, किसानों के साथ साथ गरीबों के हित में किए गए रिफॉर्म्स के मामले में यही रास्ता अपनाया जा रहा है। हमारे यहां लंबे समय तक गरीब को सिर्फ नारों में ही रखा गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि देश के गरीब को कभी सिस्टम से जोड़ने की चेष्टा ही नहीं हुई। जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड था वो गरीब था। जो सबसे ज्यादा अनकनेक्टेड था वो गरीब था। जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड था वो गरीब था। अब गरीबों को अपना पक्का घर, टॉयलेट, बिजली, गैस, साफ पीने का पानी, डिजिटल बैंकिंग, सस्ती मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा जैसे अन्य नागरिकों को मिल रही है, गरीबों तक भी पहुंच रही है। ये गरीब के इर्द गिर्द बुना गया वो सुरक्षा कवच है जो उसकी आकांक्षाओं की उड़ान के लिए
जरूरी है। साथियों, एक और रिफॉर्म जो सीधे आपको जेएनयू जैसे देश के कैंपसेस को प्रभावित करता है, वो है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कोर वैल्यूज ही कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और कैरेक्टर से भरे युवा भारत का निर्माण करना है। यही स्वामी जी का भी विजन था। वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा ऐसी हो जो आत्मविश्वास दे, उसको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाए। जीवन के 2-2.5 दशक के बाद युवा साथियों को जो हौसला मिलता है, वो स्कूली जीवन की शुरुआत में ही क्यों ना मिले। किताबी ज्ञान तक, स्ट्रीम्स की बंदिशों तक, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, तब तक ही युवा ऊर्जा को क्या बांध करके रखा जाए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को उसका फोकस इसी बात पर सबसे अधिक है। इंक्लूजन नई एनईपी के मूल में है। भाषा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, ज्ञान का पैमाना नहीं। ये इस एनईपी की भावना है। गरीब से गरीब को, देश की बेटियों को उनकी जरूरत, उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। साथियों, रिफॉर्म्स का निर्णय करना ही अपने आप में काफी नहीं होता। उनको जिस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारते हैं, ये सबसे अहम होता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सार्थक बदलाव भी तभी तेजी से आएगा जब हम आप सभी साथी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर हमारे शिक्षक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा दायित्व है। वैसे साथियों, जेएनयू के इस कैंपस में एक बेहद लोकप्रिय जगह है। कौन सी जगह है वो? साबरमती ढाबा, है ना? और वहां पर कितनों का खाता चल रहा है? मैंने सुना है कि आप लोग क्लास के बाद इस ढाबे पर जाते हैं और चाय पराठे के साथ डिबेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। और वैसे भी पेट भरा हो तो डिबेट में भी जरा मजा आता है। आज तक आपके आइडियाज की, डिबेट की, डिस्कशन की जो भूख साबरमती ढाबे में मिटती थी, अब आपके लिए स्वामी जी की इस प्रतिमा की छत्र छाया में एक और जगह मिल गई है। साथियों, किसी एक बात जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो है राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना। क्योंकि मेरी विचारधारा ये कहती है, इसलिए देश हित के मामलों में भी मैं इसी सांचे में सोचूंगा, इसी दायरे में काम करूंगा। ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों, ये गलत है। आज हर कोई अपनी विचारधारा पर गर्व करता है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन फिर भी
हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। आप देश के इतिहास में देखिए, जब जब देश के सामने कोई कठिन समस्या आई है, हर विचारधारा के लोग राष्ट्रहित में एक साथ आए हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हर विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। उन्होंने देश के लिए एक साथ संघर्ष किया था। ऐसा नहीं था कि बापू के नेतृत्व में किसी व्यक्ति को अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ी हो। उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हर किसी ने देश के लिए एक कॉमन कॉज को प्राथमिकता दी। आप इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी के दौरान भी देश ने यही एकजुटता देखी थी। और मुझे तो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला था। मैंने सारी चीजों को खुद देखा था, अनुभव किया था, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। इमरजेंसी के खिलाफ उस आंदोलन में कांग्रेस के पूर्व नेता और कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस के स्वयंसेवक और जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जेएनयू से जुड़े कितने ही लोग थे जिन्होंने एक साथ आकर इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। इस एकजुटता में, इस लड़ाई में भी किसी को अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना पड़ा था। बस उद्देश्य एक ही था, राष्ट्रहित। और यह उद्देश्य ही सबसे बड़ा था। इसलिए साथियों, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। हां, मैं मानता हूं कि स्वार्थ के लिए, अवसरवाद के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करना भी उतना ही गलत है। इस इंफॉर्मेशन एज में अब इस तरह का अवसरवाद सफल नहीं होता और हम बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख भी पा रहे हैं। हमें अवसरवाद से दूर लेकिन एक स्वस्थ संवाद को लोकतंत्र में जिंदा रखना है। साथियों, आपके यहां तो आपके हॉस्टल्स के नाम भी गंगा, साबरमती, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, झेलम, सतलुज जैसी नदियों के नाम पर है। इन नदियों की तरह ही आप सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग विचार लेकर आते हैं और यहां मिलते हैं। आइडियाज की इस शेयरिंग को, नए नए विचारों के इस प्रवाह को अविरल बनाए रखना है, कभी सूखने नहीं देना है। हमारा देश वो महान भूमि है जहां अलग अलग बौद्धिक विचारों के बीच अंकुरित होते रहे हैं, विकसित होते रहे हैं और फलते भी हैं, फूलते भी हैं। इस परंपरा को मजबूत करना आप जैसे युवाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत आवश्यक है। इसी परंपरा के कारण भारत दुनिया का सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश का युवा कभी भी किसी भी स्टेटस को ऐसे ही एक्सेप्ट न करें। कोई ये कह रहा है इसलिए सही मान लो, ये नहीं होना चाहिए। आप तर्क करिए, बात करिए, विवाद करिए, स्वस्थ चर्चा करिए
मनन मंथन करिए, संवाद, और फिर किसी परिणाम पर पहुंचिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी स्टेटस को स्वीकार नहीं किया था। और हां, एक चीज जिस पर मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं, और वो है ह्यूमर, आपस में हंसी मजाक। ये बहुत बड़ा लुब्रिकेटिंग फोर्स है। अपने भीतर स्पिरिट ऑफ ह्यूमर को जरूर जिंदा रखिए। कभी कभी तो मैं कई नौजवानों को देखता हूं जैसे इतने बोझ नीचे दबे हुए होते हैं, जैसे सारा पूरी दुनिया का बोझ उनके सर पे है। कई बार हम अपनी तो जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह अनावरण किया है और उसके बाद लगातार जेएनयू को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। देश के युवा दुनिया भर में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोदी ने यह बात कही, स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। मोदी की तरफ से बात भी कही गई, ये प्रतिमा राष्ट्र के प्रति प्रेम को सिखाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश दिया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर ये बात प्रधानमंत्री